वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एचपीएससी की जो प्रैक्टिस सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी उसके अंदर हम आज 5th वीडियो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी चैनल के ऊपर 4 वीडियोस आ चुकी हैं जिसके अंदर हम 155 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नया जुड़ा है, आप लोगों को एक बार हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व किया है। कुछ क्वेश्चंस केवीएस के हैं, एनवीएस के हैं, स्टैट इकोनॉमिक्स के हैं, और जो रिसेंटली लास्ट ईयर एचपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था इकोनॉमिक्स का, उसका सोल्व पेपर आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर भी हमने चैनल पर डिस्कस किया हुआ है। तो अभी रिसेंट एग्ज़ाम के हिसाब से आपके लिए ये दोनों ही पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का एक और क्वेश्चन था कि आप हमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती हैं। मैं ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, कोई भी स्टूडेंट जो मुझे मेरी ईमेल आईडी पर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर भेजता है, या तो मैं उन क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व कराती हूँ, या फिर ये केवीएस के हो गए, एनवीएस की हो गए, DSSB के जो सोल्व पेपर है, ये मैंने स्पेशली इनकी वेबसाइट पर जाकर ही क्या है, इन क्वेश्चन पेपर को निकाला है और फिर हमने इन क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व किया है। रही बात जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, अभी क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करने की, ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ये मेरे पास अलग अलग सोर्सेज से पहले से ही अवेलेबल थे। जैसे ही ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे 2-4 दिन में, तो मैं इनकी एक मर्ज पीडीएफ बनाकर आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आपको ये क्वेश्चन पेपर भी ईजिली आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज का हम अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 156। 156 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो एक फर्म है उसके लिए डिमांड जो कर्व होता है वो किससे इंडिकेट होता है। तो आप देख लो, एक फर्म का जो डिमांड कर्व होता है वो हम किसे बोलते हैं? क्या उसे एवरेज कॉस्ट कर्व एक फर्म का डिमांड कर्व कहलाता है, एवरेज कॉस्ट कर्व इंडस्ट्री का जो होता है वो डिमांड कर्व कहलाता है, या एवरेज रिवेन्यू कर्व ऑफ अ फर्म? किसी भी फर्म के एवरेज रिवेन्यू कर्व को ही डिमांड कर्व बोलते हैं। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है और यही उसका एवरेज रिवेन्यू कर्व होता है, इसी को हम डिमांड कर्व बोलते हैं। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज रिवेन्यू कर्व होता है और यही उस फर्म का डिमांड कर्व भी होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्डिंग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में क्या बात सही है? अब आपको पता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किसी प्रोडक्ट को बेचने वाली बहुत से सेलर होते हैं, बहुत से बायर होते हैं, और हर किसी का प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। तो पहला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में बोला गया है कि जो फर्म्स होती हैं उनकी संख्या कम होती है। तो फर्म्स की संख्या आप बताओ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बेचने वाली फर्म्स बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखिए, आपको बहुत इजीली क्या हो जाता है, इजी आप एंटर कर पाते हो मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि फर्म्स जो होती हैं इंडस्ट्री में बहुत आसानी से एंट्री ले लेती हैं। तो आपको पता है कि मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन होता है उसमें जो होता है बहुत सारी फर्म होती है, तो जो भी फर्म मार्केट में इंडस्ट्री में आना चाहती है बहुत इजीली आ सकती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए गलत है, बी सही है। मैं सी और डी आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला गया है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। तो जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता, उसमें प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं होता, बल्कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सेकंड कि फर्म को इंडस्ट्री में बहुत जल्दी एंट्री मिल जाती है, वही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेल अस हाउ सेलर एज अ ग्रुप विल बिहेव इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट? यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं जो सेलर होते हैं बेचने वाले, इनका एक ग्रुप बना हुआ है।
एक ग्रुप है, मतलब इसमें बहुत सारे सेलर होते हैं जो होमोजेनियस प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की सिचुएशन में ये जो ग्रुप ऑफ सेलर है ये किस तरह से बिहेव करते हैं। तो ये किस तरह से बिहेव करते हैं, अब सेलर क्या करता है, सेलर का काम तो सप्लाई करना होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो तो सेलर क्या करता है, सप्लाई करता है। तो डिमांड वाला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये भी डिमांड का है, ये भी डिमांड का है। नीचे आपके बचे दो, ए मार्केट सप्लाई शेड्यूल या ए मार्केट सप्लाई कर्व। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि सेलर का ग्रुप, ठीक है, सेलर का जो ग्रुप है वो कैसे बिहेव करता है। तो जो सेलर है उसके ग्रुप में क्या होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो एक डिफरेंट प्राइस पर कमोडिटी की सप्लाई करने के लिए तैयार होते हैं। मार्केट में डिफरेंट प्राइस चल रहा है और कोई प्रोड्यूसर उस पर कितनी सप्लाई करने को तैयार है, ये आपको उसका मार्केट सप्लाई कर्व ही बताएगा। मार्केट सप्लाई कर्व ही आपको, मान लो मार्केट का सप्लाई कर्व इस तरह से है, तो ये बता देता है कि हमारी जो मार्केट है उसमें डिफरेंट सेलर थे और डिफरेंट सेलर किस तरह से क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन द डी इज द डिमांड इज इलास्टिक तो एमआर कर्व इज। अगर मैं यहाँ पर ए आर बनाऊँ, ए आर किसको बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं इसको। तो ये आपका डिमांड कर्व है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये आपका एम आर कर्व है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर आपका डिमांड कर्व क्या है, इलास्टिक है। इलास्टिक कहाँ होता है, बीच में हमारा, बीच में जब हमारा डिमांड कर्व को बीच में हम इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है और ऊपर वाले हिस्से में क्या होती है, ग्रेटर देन 1। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में यही तो कहा है अगर आपका डिमांड जो है मोर देन इलास्टिक है या इलास्टिक डिमांड कर्व है तो आपका एम आर कर्व देखिए, एम आर कर्व कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव ही तो है, भले ही गिर रहा है लेकिन है तो पॉजिटिव। तो हम क्या कहेंगे, जब हमारा डिमांड कर्व है इलास्टिक, डिमांड कर्व कहाँ पर इलास्टिक है आपका, डिमांड कर्व आपका इलास्टिक है इस हिस्से में। तो डिमांड कर्व इलास्टिक है तो आपका एम आर कर्व भले ही गिर रहा हो लेकिन वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व आर पैरेलल। जब आपका टी आर पैरेलल होता है टीसी के तो ये मोनोपोलिस्ट किस पॉइंट पर पहुंचता है, ये किस चीज़ को दिखाता है। अब आपको मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को किस तरह से समझाती हूँ। अब आपने टी आर और टीसी अप्रोच करी होगी, ये आपका टी आर है टोटल रेवेन्यू और ये आपका टीसी है, ठीक है, और यहाँ पर पैरेलल लाइन डाल दी जाती है। तो आप देखो जब आपका टीआर और टीसी कर्व एक दूसरे के पैरेलल होता है तो टीआर और टीसी का जो डिफरेंस होता है टोटल कॉस्ट का और टोटल रेवेन्यू का, यहाँ पर मैक्सिमम होता है। जब टीआर और टीसी का डिफरेंस मैक्सिमम है तो ये मोनोपोलिस्ट के बारे में क्या चीज़ बताएगा, तो ये मोनोपोलिस्ट को ये चीज़ बताएगा कि इस टाइम पर जो मोनोपोलिस्ट होता है उसको सबसे ज़्यादा जो है वो क्या हो रहे हैं, मैक्सिमम बेस्ट लेवल प्रॉफिट हो रहे हैं या फिर बेस्ट लेवल आउटपुट है। तो ये बताता है, ये डिफरेंस ये बताता है कि इस टाइम पर जो एक प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम में है, उसके जो आउटपुट आएगा इस टाइम पर वो उसका इक्विलिब्रियम आउटपुट आएगा। तो हम ये कहेंगे जब हमारा टीआर और टीसी पैरेलल है और ये पॉइंट हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या सिचुएशन को दिखाता है कि ये हमारा बेस्ट लेवल आउटपुट है, हमें अपना इतना आउटपुट को क्या करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है इन अ लॉन्ग रन ड्यू टू एंट्री बैरियर प्योर प्रॉफिट कैन बी मेड। लॉन्ग रन में आपने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दी है एंट्री। लॉन्ग रन में क्या होता है, मोनोपोली ही एक ऐसी सिचुएशन होती है, प्योर मोनोपोली, मोनोपोली में भी क्या है पूरी तरह से वो मोनोपोली क्या है, प्योर है। प्योर मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप लॉन्ग रन में नई फर्म को एंट्री इंडस्ट्री में नहीं करने दे रहे। तो ये वाली सिचुएशन क्या है कि इसीलिए तो कहते हैं लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में जो लॉन्ग रन में क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपने लॉन्ग रन में क्या कर दिया है, एंट्री को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से सारा का सारा प्रॉफिट जो प्रेजेंट फर्म होती है उनको मिलता है। तो यहाँ पर आपसे यही क्वेश्चन पूछा है कि हम लॉन्ग रन में एंट्री को ब्लॉक करते हैं तो सारा का सारा प्रॉफिट
कौन बना पाता है? तो प्योर मोनोपोलिस्ट ही प्रॉफिट को बना पाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मोनोपोलिस्ट है, एक अधिकारी जो है, जब उसकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्यों उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ी है? तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मान लो उन पर यूनिट टैक्स लगा दिया गया है। पर यूनिट टैक्स मतलब जितनी भी क्वांटिटी बनाएंगे उन पर उन्हें पर यूनिट टैक्स देना पड़ेगा। तो पर यूनिट टैक्स लगते ही उनकी जो एवरेज कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है और जो मार्जिनल कॉस्ट है जिसे हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं वो भी उनकी बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से उनका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या हो जाता है? अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो यही इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइस कंट्रोल इज वन ऑफ द मोनोपोली रेगुलेशन। अगर प्राइस को कंट्रोल कर लिया जाए, ये मोनोपोली का एक रेगुलेशन है, तो इससे सबसे ज़्यादा एडवांटेज किसको होती है? अब मोनोपोली का काम क्या होता है? मोनोपोलिस्ट तो वो चाहता ही है कि हर कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइस लेकर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो मोनोपोलिस्ट जो भी प्राइस डिसाइड करता है उसको क्या कर लिया जाए? कंट्रोल कर लिया जाए। कंट्रोल का मतलब है गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग लगा दे या फिर प्राइस फ्लोर लगा दे। तो ऐसा करने से मोनोपोली अपना मनचाहा प्राइस नहीं ले सकता, और इसका सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो किसको होगा? कंज्यूमर को होगा। आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ना है कि प्राइस को अगर कंट्रोल कर लिया जाए मोनोपोली रेगुलेशन को, तो सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है वो कंज्यूमर को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरेज रिवेन्यू कर्व है, इंडस्ट्री डिमांड कर्व सेम। मतलब यहाँ क्वेश्चन में आपसे ये कह रहे हैं किसका? एक फर्म का और इंडस्ट्री का एवरेज रिवेन्यू कर्व या डिमांड कर्व सेम होता है। वो कौन सी मार्केट है? क्वेश्चन आप इस तरह से समझो कि वो कौन सी मार्केट है जिसमें एक फर्म हो या वो इंडस्ट्री, उसका डिमांड कर्व सेम रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोपोली में किसी प्रोडक्ट को बनाने वाला एक अकेला ही बंदा होता है, तो उस टाइम पर फर्म और इंडस्ट्री का डिफरेंस कुछ भी नहीं होता। जो फर्म होती है वही इंडस्ट्री होती है। तो मोनोपोली में ये ऐसा हो सकता है कि एवरेज रिवेन्यू कर्व फर्म का और इंडस्ट्री का क्या हो? सेम हो। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है पोस्ट और टेलीग्राफ जो सर्विसेज हैं वो इंडिया के अंदर मोनोपोली का एग्जाम्पल है। पोस्ट और टेलीग्राफ सर्विसेज ओलिगोपोली है या परफेक्ट कंपटीशन है या फिर कोई मार्केट की ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। अगर हम बात करें जो पोस्टल सर्विसेज हैं आज भी और जो टेलीग्राफी सर्विसेज हैं वो हमारे देश में आज भी गवर्नमेंट के अंडर आती है, और इसमें गवर्नमेंट की पूरी तरह से क्या है? मोनोपोली है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओलिगोपोली मार्केट भी नहीं है ये, और परफेक्ट कंपटीशन का तो सवाल ही नहीं होता क्योंकि ये तो आइडियल सिचुएशन होती है, ये तो होती ही नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी ओनली फर्स्ट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द हाइपोथेसिस दैट फर्म सीक्स टू मैक्सिमाइज देयर सेल रिवेन्यू ऑन्स इट्स ओरिजिन टू। ये बात या ये थ्योरी किसने दी है जिसमें एक फर्म जो होती है अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करना चाहती है? तो बोमोल ने सेल मैक्सिमाइजेशन की क्या दी थी? थ्योरी दी थी। ठीक है, बोमोल हो गया, मोरिस हो गया, इन्होंने क्या दिया था? सेल्स किस तरह से बढ़ती है, कैसे वहाँ जो मैनेजरियल एक्टिविटी है उसमें रोल प्ले करती है। तो WJ बोमोल ने क्या दिया था? सेल मैक्सिमाइजेशन की जो थ्योरी है वो दी थी। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 166 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईच सेलर एज्यूम दैट हिज राइवल प्राइस बीइंग कांस्टेंट। ये किस थ्योरी में कहा गया है कि हर एक सेलर ये सोचता है कि उसका जो राइवल है, उसका जो कॉम्पिटिटर है, वो प्राइस में किसी भी तरह का चेंज नहीं करेगा। तो आपको पता है कि ये हम बर्टन के मॉडल में मानते हैं। मान लो दो फर्म है ए और बी। जब ए फर्म अपने प्राइस में चेंज करती है तो ये सोचती है कि जो उसकी कॉम्पिटिटर फर्म है बी, वो किसी भी तरह से अब प्राइस में चेंज नहीं करेगी। तो इसीलिए ये जो थ्योरी है ये इस मॉडल के हिसाब से दी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल एंड इनडिटरमाइंड।
कहाँ पर संतुलन का निर्धारण तो होता है, लेकिन वो जो संतुलन होता है एक तो अनस्टेबल होता है, दूसरा अनिर्धारित। ये किस मॉडल के अंदर हम पढ़ते हैं? आपने पढ़ा होगा एजवर्थ मॉडल। एजवर्थ मॉडल में क्या होता है, प्राइस लिमिट लगी होती है कि प्राइस आप कितना ऊपर तक बढ़ा सकते हो और प्राइस को कितना नीचे लाया जा सकता है। तो क्या होता है यहाँ पर प्राइस का सही जो इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है ना, वो सही से डिसाइड नहीं हो पाता। प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही घूमता रहता है। तो हम ये क्या कहते हैं कि जो एजवर्थ का डिओपोली का मॉडल है उसमें जो इक्विलिब्रियम होता है डिसाइड तो हो जाता है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है और इनडिटरमाइंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर वही है, ईच सेलर डिटरमाइन हिज प्राइस ऑन द अजम्पशन दैट अदर राइवल, वो अपने प्राइस को कॉन्स्टेंट रखेगा। अभी अभी हम करके आए, ये किसकी अजम्पशन है? ये बर्टेंट की अजम्पशन है कि उसका राइवल प्राइस को कॉन्स्टेंट रखेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इक्विलिब्रियम प्राइस जो डिसाइड किया जाता है डिओपोली मॉडल में वो कैसे होता है? इंटरसेक्शन ऑफ टू रिएक्शन कर्व। इट इज द कनेक्शन इन केस ऑफ, करेक्ट इन केस ऑफ। यहाँ पर ये बोल रहे हैं हम डिओपोली मॉडल में जो प्राइस का डिसीजन लेते हैं, जो प्राइस डिसाइड किया जाता है वो दो फर्म के जो रिएक्शन कर्व्स होते हैं उसके इंटरसेक्शन से, जैसे मान लो ये ए फर्म का रिएक्शन कर्व है, ये बी फर्म का रिएक्शन कर्व है, तो ये क्या कह रहे हैं, दो फर्म्स के जो रिएक्शन कर्व होते हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो प्राइस डिसाइड होता है ये किस मॉडल के अंदर होता है। तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस डिओपोली मॉडल में कैसे डिसाइड होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रिएक्शन कर्व। ये आपका जो कौन से मॉडल में? बर्टेन डिओपोली मॉडल ही आपका प्राइस रिडक्शन पर चलता है और उसी के अंदर जो फर्म होती हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है रिएक्शन कर्व का, उसी से प्राइस डिसाइड होता है। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ एन ओलिगोपोलिस्ट डिक्रीज हिज प्राइस राइवल विल फॉलो। अगर एक ओलिगोपोलिस्ट है, एक अधिकारी है, अगर वो अपने प्राइस को घटाता है और उसके राइवल जो फर्म है वो भी ऐसा ही करेगी, ये किसकी अजम्पशन है? ये आपकी किंग डिमांड कर्व की अजम्पशन है। क्योंकि किंग डिमांड कर्व जो पॉल स्वीजी ने दिया था उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि डिमांड कर्व में क्या होता है, एक किंग होता है, ऊपर का पोर्शन मोर देन इलास्टिक होता है, नीचे का पोर्शन डिमांड का लेस इलास्टिक होता है। इसका रीज़न ये होता है कि जब एक फर्म अपने प्राइस को कम करती है तो क्या होता है, एक फर्म अपने प्राइस को कम करती है तो उसकी कॉम्पिटिटर भी ऐसा ही फॉलो करती है, लेकिन जब एक फर्म अपने प्राइस को बढ़ाती है तो उसकी राइवल फर्म ऐसा नहीं करती। तो ये हम पढ़ते हैं किसके अंदर? किंग डिमांड का पॉल स्वीजी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज करेक्ट इन कनेक्शन विथ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के संबंध में कौन सी बात सही बोली गई है? पहला पढ़िए, पहली अजम्पशन में क्या बोला गया है? इफ ओलिगोपोलिस्ट इंक्रीज करता है प्राइस तो राइवल फर्म भी ऐसा करती है। ऐसा हमने नहीं देखा कि अगर एक फर्म ओलिगोपोली की प्राइस इंक्रीज करती है तो दूसरी फर्म्स जो होती है वो प्राइस को इंक्रीज नहीं करती बल्कि अपने प्राइस को कांस्टेंट रखती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो भी प्राइस इंक्रीज कर देंगी तो सारे के सारे कंज्यूमर मार्केट से चले जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट तो आपका हो गया गलत। अगर ओलिगोपोली इंक्रीज करे प्राइस, राइवल उसको फॉलो नहीं करती, ये बात सही है। इसी पे किंग डिमांड का डिफाइन होता है ना कि राइवल फर्म अगर प्राइस इंक्रीज करे तो हमें प्राइस इंक्रीज नहीं करना, अगर राइवल फर्म प्राइस डिक्रीज करती है तो हमें प्राइस डिक्रीज करना है। यही रीज़न है प्राइस रिजिडिटी का और यही रीज़न है ओलिगोपोली मार्केट के स्टैंड होने का। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही है, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे क्या पूछा है, अपर पोर्शन जो किंग डिमांड का में वो कैसा होता है? मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ अभी भी कि अपर पार्ट की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। तो यहाँ पर मोर इलास्टिक के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईच सेलर यूनिमिटली, मतलब अकेला अकेला एक सेलर जो है सप्लाई करता है कितना, 1/3 ऑफ अ मार्केट और चार्ज करता है सेम प्राइस। ये किसका कंक्लूजन है? आपने कुर्नोट का मॉडल कराया है। कुर्नोट का मॉडल हमारा क्या कहता है? n+1। n क्या हो गया? मार्केट के अंदर दो फर्म,
और n+1 तो 2/3। मार्केट में टोटल जो सप्लाई की जा रही है प्रोडक्ट की वो कितनी है, 2/3। और अकेली फर्म कितना करेगी, ए फर्म कितना करेगी, 1/3 करेगी, और बी फर्म कितना करेगी, 1/3 करेगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कुरनोट के मॉडल की है कि हर एक फर्म 1/3 मार्केट में सप्लाई करेगी और सेम प्राइस चार्ज रखेगी। प्राइस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि कुरनोट का मॉडल क्वांटिटी डिमांड में चेंज करता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं करता। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस भले ही देख लें, आप देखना जो भी ऑप्शन में हमें कुरनोट का मॉडल गिवन है वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिज कॉम्पिटिटर विल कीप आउटपुट कांस्टेंट इफ ही चेंज इट्स ओन। अब ये दोबारा वही क्वेश्चन पूछ लिया कि वो कौन सी मार्केट है ओलिगोपोली की जिसके अंदर जो कॉम्पिटिटर है ये सोचता है कि अगर मैं आउटपुट में चेंज कर लूँ, मेरा कॉम्पिटिटर आउटपुट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेगा। मान लो मार्केट में दो फर्म है ए और बी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। ए क्या सोचता है कि मैं आउटपुट की क्वांटिटी में चेंज कर लेता हूँ, मेरा जो कॉम्पिटिटर है ना बी, वो आउटपुट की क्वांटिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेगा। ये मैंने अभी आपको समझाया, ये कुरनोट का मॉडल है ड्यूओपोली का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ऑल पॉइंट। यहाँ दिए गए ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में ये बात बोली गई है कि जो डिमांड कर्व, ऐसा कौन सा डिमांड कर्व है जिसके हर एक पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है, बल्कि अलग अलग है। ऐसा सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में क्या होता है, बीच में आपकी इलास्टिसिटी =1, नीचे इलास्टिसिटी <1, ऊपर इलास्टिसिटी >1। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था ना कि वो कौन सा डिमांड कर्व है जिसमें आपकी जो इलास्टिसिटी है हर एक पॉइंट पर यूनिफॉर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ डिमांड कर्व विच टेक्स द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस। तो इलास्टिसिटी आपको बतानी है। वो कह रहा है एक डिमांड कर्व है जो कि क्वांटिटी एक्सिस, क्वांटिटी हम कहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं ना क्वांटिटी, यहाँ हमारा प्राइस होता है। तो ये कह रहा है एक डिमांड कर्व है जो कि आपका पैरेलल है किसके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। ये डिमांड कर्व है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होती है डिमांड की वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है तब आपको मार्जिनल रेवेन्यू बताओ कितना है। ये क्वेश्चन हम आज ही की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारा डिमांड कर्व हो, ये डिमांड कर्व को जो पॉइंट 20 से काटे वहाँ पर इलास्टिसिटी होगी =1, और यहीं पर अगर हमें मार्जिनल रेवेन्यू देखना हो तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा होता है 0। बात आई समझ। जब आपकी इलास्टिसिटी =1 होती है तो मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है आपका, मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया, क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ लॉन्ग पीरियड अपने आप एडजस्टमेंट हो जाती है डिमांड लाइकली टू, बिकॉज सारे के सारे फैक्टर्स आपके वेरिएबल होते हैं। तो डिमांड जो होती है लॉन्ग रन में क्या हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। तो प्राइस जैसे ही गिरेगा तो आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी, प्राइस के गिरते ही जो आपकी इलास्टिसिटी बढ़ेगी, डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी या 0 होगी। अब आप देखिए ये क्या है, आपका डिमांड कर्व है, क्या है ये आपका डिमांड कर्व है। ये आपका मार्केट में एक प्राइस था, इतनी क्वांटिटी डिमांडेड थी, तो मान लो बीच में इलास्टिसिटी है =1। जैसे ही प्राइस गिरता है आप इस पॉइंट से कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। तो आपकी इलास्टिसिटी क्या हो गई है, नीचे की तरफ कितनी इलास्टिसिटी थी, इलास्टिसिटी क्या होती है यहाँ पर आपकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या हो गई है, इलास्टिसिटी आपकी यहाँ पर घट गई है ना। ए से बी, ए में 1 है तो नीचे आओगे तो घट रही है। तो जब प्राइस गिरता है तो इलास्टिसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज करती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपकी क्या होगी, फॉल करेगी।
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको लिस्ट के साथ मैच करना है। बोला गया है कि प्राइस में 10% का चेंज है, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं है। जब प्राइस में चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं होता तो डिमांड कब क्या होता है, इनइलास्टिक होता है, और इलास्टिसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो ए का 4 के साथ जाएंगे। जब प्राइस में होने वाला चेंज 10% है और क्वांटिटी डिमांड में 5% का चेंज हो रहा है, तो कम चेंज हो रहा है, तो हम लेस इलास्टिक के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी 1 के साथ जाएंगे। तो अब आप बाकी इन दोनों को मैच कर ही सकते हैं। तो हमारा जो 4 से ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है वो जो है राइट है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी, आप इसको मैच कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है वन कॉमन डेफिनेशन ऑफ लग्जरी गुड्स इज। लग्जरी गुड्स में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपसे पूछा है, इनकम की इलास्टिसिटी पूछी है। एक बात बताओ, हम लग्जरी गुड्स कब खरीदते हैं, जब हमारे पास इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इनकम के बढ़ने पर ही हम लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि लग्जरी गुड्स में जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, वो आपकी ग्रेटर देन 1 होती है। कि इनकम में ज़रा सा चेंज होगा, यहाँ मैं बना भी देती हूँ कि ये मान लो आपकी इनकम है इधर और ये आप इतनी डिमांड कर रहे हो, तो इनकम में ज़रा सा चेंज होने से आप लग्जरी गुड्स की डिमांड में काफ़ी चेंज करोगे, क्योंकि लग्जरी गुड्स की डिमांड आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे क्रॉस इलास्टिसिटी पूछी है, लेकिन किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, जो पूरक वस्तुएं होती है, जो मिलकर एक वस्तु को पूरा करती हैं। तो इधर एक का प्राइस होता है, दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड होती है। तो यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। मतलब एक का प्राइस कम होने पर दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मैं क्या कहूँगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 0 व्हेन गिवन चेंज इन इनकम ब्रिंग आउट। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब 0 आएगी। अब आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं आगे। अब आपको ये सोचना है कि इनकम की इलास्टिसिटी में कब आपकी 0 इलास्टिसिटी आएगी, जब आपका डिमांड कब कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल डिमांड कब में ही आपकी इलास्टिसिटी क्या थी, इक्वल टू 0। इसका मतलब आप अपनी क्वांटिटी डिमांडेड में किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर रहे, चाहे आपकी इनकम, यहाँ मैं अगर इनकम लूँ, इनकम बढ़ जाती है तब भी, या इनकम आपकी अगर कम हो जाती है तब भी आप क्वांटिटी डिमांड को चेंज नहीं करते। तो वही एक सिचुएशन होती है जिसमें आपकी इनकम की जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, 0 आएगी। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, हम कहेंगे कि इनकम में चेंज, तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर जो है राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। कि जब हमारी इनकम इलास्टिसिटी की डिमांड इक्वल टू 0 होती है, इसका मतलब हम डिमांड में चेंज नहीं करते, चाहे आपकी इनकम में कितना भी चेंज हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द चेंज इन प्राइस टोटल, उस पर जो कमोडिटी पर किया जाने वाला खर्च कांस्टेंट रहता है। प्राइस के चेंज होने पर टोटल रेवेन्यू जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसमें हम इलास्टिसिटी बतानी है। मैंने आपको पहले भी समझाया है, मान लो 5 रुपये प्राइस है, आप 6 क्वांटिटी ले रहे हो, टोटल रेवेन्यू हो गया 30। 6 रुपये प्राइस है, आप 5 क्वांटिटी ले रहे हो, टोटल रेवेन्यू है 30। ऐसा सिर्फ आप तब करते हो जब आपकी डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होती है, यूनिटरी होती है। तो ऐसा मैंने आपको तब भी डायग्राम कराया था कि जब आपने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड करा होगा तो यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी क्या आती है, इक्वल टू 1 आती है। यहाँ पर टोटल रेवेन्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर अ डिमांड कर्व व्हेन टेक्स अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व कटिंग बोथ एक्सिस इलास्टिसिटी एट अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन। ये कह रहा है एक डिमांड कर्व है, दोनों एक्सिस को उसने टच किया है और ये आपका डिमांड कर्व है। इसके मिड पॉइंट में इलास्टिसिटी कितनी है, इसके मिड पॉइंट में मैंने आपको कितनी बार बता दिया आज ही कि इलास्टिसिटी हमारी कितनी आएगी, इक्वल टू 1 आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिमांड फॉर पेपर इज हैव लो प्राइस इलास्टिसिटी। तो पेपर होता है काली मिर्च, तो ये यहाँ पर बोल रहा है जो काली मिर्च होती है उसकी जो डिमांड होती है, उसकी जो प्राइस की इलास्टिसिटी है वो कम है। उसका रीज़न क्या है? तो पहला रीज़न तो यही है कि हम जो मान लो काली मिर्च के ऊपर इनकम का बहुत कम हिस्सा खर्च करते हैं, तो ये बिल्कुल सही रीज़न है। इट इज़ अ सिंगल यूज़ गुड, नहीं, सिर्फ काली मिर्च का सिर्फ मतलब एक ही यूज़ है, नहीं।
ही हैज़ नो क्लोज सब्सिट्यूट। इसकी प्राइस इलास्टिसिटी लो होने का एक कारण ये भी है कि इसकी जो क्लोज इसका कोई सब्सिट्यूट अभी बना नहीं है। तो यहाँ पर आपके लो प्राइस इलास्टिसिटी पेपर की क्यों कम होती है, उसके दो ही रीज़न है। पहला, हम इनकम का बहुत कम हिस्सा इस पर खर्च करते हैं। दूसरा, इसका कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है जब हम प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं तो क्या होता है। प्राइस डिपेंडेंट होता है, क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है। अब आपने फर्स्ट ऑप्शन को ही देख लिया। अब एक बात बताओ, जब हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब आपकी डिमांड किस पे डिपेंड करती है, प्राइस पे डिपेंड करती है। तो प्राइस कैसा फंक्शन हो गया, एक इंडिपेंडेंट फैक्टर हो गया। कैसा फैक्टर हो गया, इंडिपेंडेंट फैक्टर है। और क्वांटिटी डिमांड आपकी डिपेंड करती है प्राइस पर, तो ये डिपेंडेंट हो गया। तो हम कहाँ देखेंगे कि ऐसा ऑप्शन जिसमें प्राइस हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और क्वांटिटी हो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है गिवन गुड्स आर दोज गुड्स। गिवन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसमें जब आपकी डिमांड इंक्रीज करती है, कब करती है, जब प्राइस इंक्रीज करे। तो इस पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का ना होकर अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड का होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने 189 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।